हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स या इम्पॉर्टेंट थियरम्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल को जो एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल की आपको रिक्वायरमेंट होगी जिनके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये रूल आपको नहीं पता होंगे तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, पहला रूल है सर्कल से रिलेटेड, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमने बताया कॉर्ड क्या होता है, दो सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में सर्कल के जितने टर्म्स यूज़ होते हैं वो सब एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मान लीजिए सरकमफ्रेंस कहलाता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो ये क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। अब एक कह रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड है, मान लीजिए ए बी हमने एक कॉर्ड ड्रा किया जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड हमने और ड्रा कर लिया, तो मान लीजिए सी डी यहाँ पे, और इक्वल है दोनों, ए बी और सी डी दोनों कितनी है, 5 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए। तो कह रहा है कि जो किसी सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल किस पे, एट द सेंटर, सेंटर पे। तो सेंटर यहाँ पे है सर्कल का, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा इनमें और सी डी से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दोनों को रेडियस के थ्रू मिला दें, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में जो एंगल बनेगा दोनों जगह अगर इक्वल कॉर्ड है, तो अगर एंगल यहाँ थीटा डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। कहने का मतलब इक्वल एंगल बनेगा। अगर यहाँ 45 बन रहा है तो यहाँ भी 45 बन रहा है। तो क्वेश्चन इस पर कैसे बनेंगे, अगर आपको दे देगा कि सी डी और ए बी इक्वल कॉर्ड है और सी डी सेंटर पे एंगल 45 डिग्री बनाती है, तो बताइए कि जो कॉर्ड ए बी है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। अगर ये आपको पहला रूल, पहला मेथड आपको पता है, या पहला आपका इम्पोर्टेंट जो रूल है, जो थ्योरम है, अगर ये आपको पता है तब तो आप यहाँ पे तुरंत बता देंगे कि हम जानते हैं क्या, कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दैट्स वाई एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दैट इज थीटा, एंड दैट इज जो भी आपके क्वेश्चन में एंगल गिवन है एक का तो हो जाएगा दूसरे का भी, तो 45 है तो 45 दोनों हो जाएंगे। तो एक पहला आपका रूल है इसमें। दूसरा रूल क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि जो किसी सर्कल पे, मान लीजिए सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, फिर उसमें लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कॉर्ड। एक कॉर्ड ड्रा करिए, अब मान लीजिए एक कॉर्ड हमने ड्रा कर लिया ए बी। आप कह रहा है इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से आप लाइन ड्रा करेंगे सेंटर से कि जो कितना बनाएगा एंगल यहाँ 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है सर्कल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट एम पे ये परपेंडिकुलर आपका ड्रा किया गया ओ एम ऑन ए बी, तो ऐसी कंडीशन में इफ़ ओ एम इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मतलब अगर ए बी की लेंथ टोटल 10 सेंटीमीटर रही होगी तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ए एम होगा और एम भी 5 होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ये पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में ए एम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी कोई परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रा किया जाए किसी कार्ड पे, तो ऐसी कंडीशन में उस कार्ड को वो परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता आपके, तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से मिला देते हैं सेंटर से, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। अगर मान लीजिए किसी केस में रेडियस आपकी पता रहती और मान लीजिए ए से एम तक या ए से बी तक की डिस्टेंस दिया होता, कॉर्ड ऑफ लेंथ दिया होता, तो यहाँ से पूरा लेंथ दिया होता तो उसका हाफ कर लेते और एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए का यूज़ करके हम लोग ओ एम की डिस्टेंस निकाल लेते। तो ये थ्योरम आपका क्वेश्चन में इस तरह से आपको
यूज़ करना रहेगा जब क्वेश्चन आएगा, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा उसके अकॉर्डिंग लोग इन थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। दूसरे कंडीशन ये है कि ये कह रहा है कि अगर सेंटर से कार्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और वाइस वर्सा भी कर रहा है कि अगर कोई ऐसी लाइन जो सेंटर से कार्ड पे ड्रा की जाए और उस कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन OM होगी वो उस कार्ड पे परपेंडिकुलर होगी। ये इसका वाइस वर्सा कहने का मतलब इसका अपोजिट है। पहले तो कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है किसी कार्ड पे, सेंटर से खींचा गया है, तो दो इक्वल पार्ट में उस कार्ड को डिवाइड कर देगा। फिर दोबारा उसका अपोजिट रूल है, उसका वाइस वर्सा कंडीशन है कि अगर दो इक्वल पार्ट में कोई लाइन सेंटर से खींची जाए कार्ड पे और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ऐसी कंडीशन में वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। ये दो अलग अलग थ्योरम है, उनका अपोजिट, उसका रूल ये भी ट्रू है। तो इस थर्ड में आते हैं हम लोग, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि जो दो अगर सर्कल है, एक सर्कल है, उस पर दो कार्ड हम ड्रा करें और दोनों कार्ड कैसी हों, दोनों लेंथ में इक्वल हो, ठीक है। तो अगर दोनों लेंथ इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में जो वो सेंटर से उन कार्ड्स की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो थर्ड रूल ये है कि इसको फिगर की हेल्प से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है यहाँ पे और यहाँ से एक कार्ड है AB, दूसरी कार्ड है CD। ऐसी स्थिति में अगर AB इज इक्वल टू CD, तो कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इनकी वो इक्वल डिस्टेंस होगी। मान लीजिए सेंटर O है तो O से M और O से N, तो ऐसी कंडीशन में MO या OM विल बी इक्वल टू ON। तो कह रहा है कि अगर इक्वल कार्ड्स हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं दो कार्ड, इसका वाइस वर्सा, इसका भी अपोजिट रूल है। अगर कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों कार्ड, मान लीजिए ON है आपका, इफ AB इक्वल टू CD, कार्ड ऑफ लेंथ ऑफ कार्ड AB इक्वल टू कार्ड CD, देन OM इक्वल टू ON, इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे। इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर OM इज इक्वल टू ON, इक्वी डिस्टेंट है, मान लीजिए O से M जितना है उतना O से N की डिस्टेंस है, मतलब दोनों अगर यहाँ पे कार्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं AB और CD सेंटर से, तो ऐसी कंडीशन में दोनों कार्ड की लेंथ इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज AB विल बी इक्वल टू CD। इसका अपोजिट भी ट्रू है। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि अगर ये दोनों कार्ड इक्वल हैं तो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, और दोनों अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में हैं दोनों कार्ड की लेंथ इक्वल होगी। ये आपका थ्योरम है, ये भी रूल आपके यूज़ होगा क्वेश्चन में। आते हैं हम लोग फोर्थ पे, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, कह रहा है कि अगर हम लोग किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, उसी आर्क की हेल्प से अगर हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब आपके फोर्थ रूल है, अगर सपोज करिए सेंटर है सर्कल का, कह रहा है कि एक आर्क मतलब क्या होता है, पीस ऑफ सरकमफ्रेंस। मान लीजिए A से B तक एक आर्क है, A वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक आर्क कहलाएगी। अब कह रहा है कि जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है, वो क्या होगी, डबल होगी किसके, उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे अगर हम लोग जो एंगल बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ एंगल आप रिमेनिंग पार्ट मतलब रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे आप कहीं पे एंगल आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस आर्क की हेल्प से ऊपर एंगल बना इस सरकमफ्रेंस पे, वो डबल होगा सेंटर पे। तो थीटा यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना, 2 थीटा। अब 2 थीटा सपोज करिए कोई क्वेश्चन आ गया आपके कि यहाँ पे अगर AB की हेल्प से सरकमफ्रेंस पे सेंटर बन रहा है 45 डिग्री, तो बताइए उसी आर्क से सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत बताएंगे कि सेंटर पे एंगल डबल होता है किसके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के। तो इस आर्क द्वारा AB द्वारा जो भी सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा उसका डबल एंगल बनेगा सेंटर पे। तो मान लीजिए इसको नाम दे दें हम लोग M। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल बनेगा
एम बी। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना बनेगा, एंगल ए ओ बी विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एम बी। एंगल ए एम बी का डबल हो जाएगा यहाँ पे। अगर एंगल ए एम बी कितना बन रहा है, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा उसका, एंगल ए ओ बी अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग ए एम बी तो 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल ए एम बी बन रहा है तो थीटा, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, एंगल ए ओ बी। ये आपका रूल है, 4th रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एंगल अगर मान लीजिए यहाँ दिया है 90 डिग्री बन रहा है, पूछेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल कितना एंगल बनेगा, तो उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 45, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 90, यहाँ 110 है तो यहाँ 55, यहाँ 55 बनेगा तो यहाँ 110। तो उसका सेंटर पे डबल एंगल बन जाता है, या सेंटर से जितना एंगल बनेगा उसका हाफ यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बनता है। ये आपका था 4th रूल। आते हैं हम लोग 5th पे, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल और इक्वल। इसका क्या मतलब है समझते हैं हम लोग फिगर से। अगर कह रहा है कि कोई भी एंगल सेम सेगमेंट में बने, मान लीजिए एक सर्कल है, सेंटर यहाँ पे है, वो सेम सेगमेंट कैसे बनता है, अगर कोई कार्ड आप ड्रा कर दीजिए ए बी, ऐसी कंडीशन में आपका सर्कल 2 पीस में डिवाइड हो जाता है, एक ए बी के नीचे वाला सर्कल का पोर्शन, एक ए बी के ऊपर वाला पोर्शन। तब क्या करेंगे, ये दोनों सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, सेगमेंट कहलाते हैं। अब कह रहा है सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, सेम सेगमेंट मतलब या तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे, वो हमेशा इक्वल बनेगा। मतलब यहाँ पे इसको नाम दे दें यम, इसको नाम दे दें यन। तो ऐसे कंडीशन में ए एम बी अगर थीटा बन रहा है तो ए एम बी भी थीटा बनेगा, कि कहीं पे भी सेम सेगमेंट पे वो हमेशा एंगल सेम ही बनेगा। अगर इस पार्ट में आए इस सेगमेंट में, तो जितना एंगल यहाँ मान लीजिए इसको नाम दे दें ए एम एन ओ, यहाँ पे नाम दे दें पी, और एक यहीं से एंगल बना दें यहाँ पे क्यू। तो यहाँ से जो पी एंगल होगा, क्यू एंगल होगा, जो भी होगा एंगल, अगर यक्स है तो ये भी यक्स होगा। तो सेम सेगमेंट में चाहे इस तरफ जितने भी एंगल बनेंगे सरकमफ्रेंस इस कार्ड के थ्रू वो इक्वल होंगे, चाहे इस तरफ बनेंगे तब भी वो सब एक दूसरे के इक्वल। अगर एक 45 बन रहा है सब 45 बनेंगे। तो ये तो आपका 5th रूल था। तो इतने इंपॉर्टेंट रूल से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये माइंड में होने चाहिए रूल। तो हम जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अभी के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझते रहिए। थैंक यू।